అదిగో అక్కడ ఏమో ఉంది చూడు. ఏమున్నది? ఈ బాడీ 8-10 మధ్యాహ్న సంవత్సరాల పిల్లగాడిది. మొత్తం బాడీ డిస్కంపోజ్ అయింది. आंध्र प्रदेश के कुरनूल गांव की पुलिस को नदी में बहकर आई एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिससे वहां की पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि बच्चे की मौत 10 से 15 दिन पहले हुई है। बारिश की वजह से नदी की धारा तेज थी, जिससे पुलिस को यह भी अंदाजा हुआ कि लाश महाराष्ट्र से बहकर आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है। सर, मेरा बेटा ऋषभ अचानक से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। सर, अब कुछ भी करके उसे ढूंढ दीजिए प्लीज सर, प्लीज। आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। बच्चा कब लापता हुआ? सर, कल शाम से। कहाँ से गायब हुआ? कल शाम अपने आया के साथ गार्डन गया था। ऋषभ के इस आया का नाम क्या है? मनीषा सर। ऋषभ बाबा, आपको बुड्ढी के बाल चाहिए? चाहिए आपको? अच्छे लगते हैं आपको? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तब तक यहीं बैठे रहना अच्छे बच्चे की तरह। हाँ, कहीं भी नहीं जाना। सुनोगे ना मेरी बात? हाँ, नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, यहीं बैठे रहो। आपका बेटा मानसिक रूप से? जी सर, वो एक स्पेशल चाइल्ड है सर। सर, मेरा बेटा बहुत समझदार है। अगर मैं उसे एक बार कहीं बैठने के लिए कह दूं, तो वो तब तक वहां से नहीं हिलता जब तक मैं उससे ना कहूं। और फिर मनीषा के वापस आने तक वो खुद कहीं उठ के चला जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, हमने उसे हर जगह पे ढूंढा सर, पर वो कहीं नहीं मिला। फिरौती के लिए किसी का फोन आया था? जी नहीं सर। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। ये केयरटेकर मनीषा? नहीं सर, मनीषा ऐसी औरत नहीं है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मनीषा ही है जिसने उसे आखिरी बार देखा है, इसलिए उससे पूछताछ करना जरूरी है। कहाँ मिलेगी मनीषा? సార్, భీమా నదిలో దొరికిన పిల్లవాడి శవం తొక్క ఏం రిపోర్ట్ మేలో వచ్చేసింది. अब आंध्र प्रदेश पुलिस के पास उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिससे एक अहम बात सामने आई थी कि मरा हुआ बच्चा मानसिक रूप से असहाय था। बच्चे की मौत किसी पथरीली चीज पर सर पटकने से हुई थी। और वहीं से पुलिस ने अपनी थ्योरी बनाई कि उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसके ही माँ बाप ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया है। चल, नाटक बंद कर, बोल बच्चे के साथ क्या किया? कहाँ छुपा के रखा है या मार डाला उसे? साहब, मैं ऋषभ बाबा को माँ के जैसा प्यार करती थी साहब, उसका बहुत ख्याल रखती थी। मैं कह को उसको ये फिल्मी डायलॉग बंद कर। हम अपने पे उतर आ गए ना, तो ये ममता 2 मिनट में निकल आएगी बाहर। मैं सच बोल रही साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही है। अब चाहे तो मैम सबको पूछो ना साहब। हाँ, मेम साहब से भी पूछेंगे। तुझे जो पूछा है वो बोल पहले। मेरे को नहीं मालूम है साहब कि बाबा किधर चला गया हो या बाबा को कोई लेकर गया। साहब, मैं 3 महीने से उसको गार्डन में लेकर जाती है, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। पता नहीं हमें कैसा हो गया साहब। हमने बहुत ढूंढा बाबा को। कहाँ ढूंढा तीनों ने? नहीं साहब, हम 2 ही थे, मैम साहब और मैं। क्यों, ऋषभ के पिता नहीं थे क्या? साहब तो पुणे में थे साहब। कुछ दिन पहले कंपनी की तरफ से साहब का ट्रांसफर हो गया है साहब, तब से पुणे में ही है। अब बस मैं और मैम साहब ही है साहब।
और बाबा, लेकिन ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, लेकिन हमें पूछे बगैर शहर के बाहर नहीं जाना। हाँ सर। भोसले, अभय मोहिते के कंपनी से उसका पूरा बायोडेटा निकालो। ऋषभ जैसे बेटे की जिम्मेदारी होते हुए उसने ट्रांसफर एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अभय मोहिते में कुछ गड़बड़ है। और एक बात, उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो। हो सकता है जिसे हम घर के बाहर ढूंढ रहे हैं वो घर के अंदर हो। ओके सर, वो कुछ 5 साल पहले इस कॉम्प्लेक्स में रहने आए थे, तभी से मैं उन्हें जानता था। उन दोनों पति पत्नी के बीच में कभी कुछ झगड़ा ऋषभ को लेकर? हाँ सर, शुभांगी ने एक बार बताया था ऋषभ जब 3 साल का था तो अभय को दूसरा बच्चा चाहिए था, लेकिन वो डरती थी कि दूसरा बच्चा आने से ऋषभ की देखभाल में कुछ कमी ना रह जाए, इसलिए उन दोनों में हमेशा खटपट होती थी। हमें पता है आपको ऋषभ से प्रॉब्लम था, लेकिन और कोई तरीका नहीं बचा उससे दूर जाने का, तो आपने अपना ट्रांसफर करवा लिया पूना में। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने तो अपना ट्रांसफर रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर कंपनी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मिस्टर अभय खरे है? वो सर खरा है, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन हमने तो आपके कंपनी के मैनेजर से बात कर ली तो उसने कहा आप खुद आगे आए थे ट्रांसफर के लिए, बल्कि उसने तो एप्लीकेशन भी दिखाया आपने किया हुआ। अब है क्या ये सच है? अरे उस बेचारे को तो इतनी समझ भी नहीं है, उसका बाप बाप कहलाने के लायक ही नहीं। मुझे नफरत है उसके बेचारेपन से, थक गया हूं मैं उसकी सेवा करते करते। सर मुझे तो लगता है कि ऋषभ को अभय ही कहीं पर छोड़कर आया होगा, क्योंकि उसे पता है कि ऋषभ वापस लौटकर नहीं आ सकता। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। हाँ, एक बात तय है कि अभय कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और उसका पता लगाने के लिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। सर हजरत शाह दरगाह के आगे जो नदी का मोड़ है वहाँ 2 बच्चों की लाश मिली है। सर दोनों बॉडी लगभग एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर मिली है, जिसमें से एक बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है। और सर इसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। सर इसे देखकर लग रहा है कि इसकी मौत लगभग 2 महीने पहले हुई होगी। और सर ये दूसरी बॉडी, इसे देखकर लग रहा है कि इसकी मौत 15-20 दिन पहले हुई होगी। और एक बात सर, चेहरे के स्ट्रक्चर को देखकर लग रहा है कि ये दोनों स्पेशल चाइल्ड रहे होंगे। अभय मोहिते का बच्चा भी मेंटली चैलेंज था ना? हाँ सर। दोनों को बच्चे की शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। नहीं, ये हमारा ऋषभ नहीं। नदी में 2 बच्चों की लाशें मिली है, एक ये और ये दूसरी पूरी तरह से गल चुकी है। उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां है। नहीं सर, ये मेरा ऋषभ नहीं हो सकता। पर मेरा ऋषभ है कहाँ? कहाँ है मेरा बेटा ऋषभ? अगर उसे कुछ हो गया ना तो देख लेना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चों की मौत सिर किसी पत्थर से टकराने से हुई है। दोनों बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है। एक मेंटली चैलेंज बच्चा गायब है। इसका मतलब भोसले इस तरह के कत्ल की और भी खबर आ सकती है। ये दोनों बच्चे कौन हैं? हमारे पास सिर्फ ऋषभ की रिपोर्ट है। भोसले एक काम करो, सभी पुलिस स्टेशन से ये चेक करो कि कहाँ और कितने मेंटली चैलेंज बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट आई है। और ये स्पेशल चाइल्ड के स्कूल और संस्थाओं में देखो कि 6 उंगलियों वाला कोई बच्चा स्टूडेंट था या नहीं। ये 6 उंगलियां उस बच्चे की पहचान करने में हमें मदद करेगी। ओके सर।
सर एक विद्या निकेतन नाम की संस्था है जो ऐसे मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए काम करती है। उनके स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है जिसकी 6 उंगलियां है। उसका नाम समीर पवार है, लेकिन सर वो 2 महीने से स्कूल नहीं आया। हमने उसके घर का एड्रेस ले लिया है। इस समीर पवार के माँ बाप को मिलना पड़ेगा। घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ सर। ये समीर पवार नाम का मेंटली चैलेंज लड़का आपके सामने ही रहता है ना? हो सर. क्या बता सकते हैं वो लोग कहाँ गए? सर आनंद पवारने दुसरी शादी की आणि फिरायला गेला तो. क्या समीर को भी साथ में रह के गए? साहब 1.5-2 महीने से तो मैंने उसको देखा ही नहीं है. किधर गया पता नहीं. बेचारा बच्चा. देखो ना साहब उसका भी नसीब कैसा. पैदा ही ऐसा हुआ और उसके बाप को तो उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है. वो सिर्फ खुद की सोचता है. बीबी को 1 साल भी नहीं हुआ मर के, उसने दूसरा शादी कर लिया और घूमने के लिए गया. क्या बता सकते हैं वो वापस कब लौटेंगे? कल तक आ जाएंगे. क्या बात है साहब, क्यों पीछा कर रहे हो? पीछा कर रहे क्यों पीछा कर रहे हो? क्या बात है साहब, क्यों मार रहे हैं मेरे को? तुम्हारा 8 साल का बेटा समीर पवार मेंटली चैलेंज्ड है, कहाँ है? साहब मालूम नहीं किधर है वो. एक दिन गायब हुआ, तब से मिला नहीं मुझे. उसे ढूंढने की बजाय दूसरी शादी बनाकर हनीमून में बिजी है तू. साहब ये शादी समीर गायब होने के पहले से ही तय थी. समीर गायब होने का इस शादी से कोई संबंध नहीं साहब. मैं बहुत परेशान था साहब समीर की जिम्मेदारी उठा के, लेकिन जब समीर गायब हो गया तो मुझे लगा मुझे मुक्ति मिल गई, इसलिए मैंने कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई साहब. और साहब वो ठीक भी नहीं होने वाला था. तेरे जैसा बाप होने से बेहतर है वो अनाथ होता, और तुझे उससे मुक्ति मिल गई है. उसकी लाश मिली है हमें. अब तेरे बेटे का अंतिम संस्कार तू करेगा या उससे भी मुक्ति चाहिए? छुटकारा चाहिए तो बोल, हम करेंगे उसका अंतिम संस्कार, वो भी भरी हुई आंखों से. सुनो, इधर आओ. क्या साहब? कौन हो तुम? पवार से क्या काम है? वो साहब, पवार साहब के बच्चे को संभालती थी मैं. आया हूँ, बचा हुआ पगार के वास्ते आई हूँ. क्यों? नाम क्या है तुम्हारा? गोदावरी. भोसले, नंबर और एड्रेस ले लो इसका. सर हमने सोलापुर के सारे पुलिस स्टेशन में मेंटली चैलेंज बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पता किया तो एक बात सामने आई कि सोलापुर के ही सिद्धेश्वर पेट के एक एरिया में एक बिजनेस पर्सन राजेश शिर्के ने अपने 8 साल के बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है. उनका बेटा भी मेंटली चैलेंज है. एक ही शहर के 2 मेंटली चैलेंज बच्चों की लाश मिलना और एक का गायब होना, उसलिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है. इस कत्ल और गायब होने के पीछे जो मकसद है वो शायद एक ही है. हो सकता है इन लाचार बच्चों के माँ बाप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी सुपारी किलर ने नया बिजनेस ढूंढ लिया हो इन मासूम बच्चों को ठिकाने लगाने का. सर मुझे लगता है कि हमें इन बच्चों के माँ बाप के कॉल डिटेल्स देखने चाहिए, शायद हमें उससे कुछ लिंक मिले. हाँ, लेकिन उसके पहले इस दूसरे बच्चे की पहचान करानी होगी. भोसले, राजेश शिर्के को बुलाओ इस दूसरे बच्चे की शिनाख्त के लिए. ओके सर. सौरभ,
सर बच्चों के माँ बाप के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। एक बात हैरानी की है सर, ये अभय मोहिते और राजेश शिर्के के बीच में एक बार नहीं कई बार कॉल हुआ है। हो सकता है दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया हो अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये इतनी चालाकी दिखा रहे हैं तो कंफर्म है कि फोन पर तो डिटेल बातें नहीं की होगी। एक तो छुपकर मिले होंगे या नेट पे बातें की होगी। एक काम करो भोसले, अभय मोहिते और राजेश शिर्के को उनके कंप्यूटर के साथ पुलिस स्टेशन बुलाओ और साइबर एक्सपर्ट को भी बुलाओ। और हाँ, अभय और राजेश को अलग अलग रखना जब साइबर एक्सपर्ट उनके मेल्स चेक करता होगा। ओके सर। तुम राजेश शिर्के को जानते हो? मैं किसी राजेश शिर्के को नहीं जानता। ये तुम्हारे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स, ये नंबर तो पहचानते होगे। ये अभय मोहिते कौन है? अभय मोहिते, ये नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं। ये नाम तुमने कभी सुना नहीं, लेकिन उसके साथ नेट पर अपने बेटे के बारे में, सौरभ के बारे में सारी बातें शेयर कर ली। सर बिजनेस की वजह से मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, सबके नाम मुझे याद नहीं रहते। तो तुम अभय मोहिते को नहीं जानते? जी नहीं जानते। चलो मान लिया ये नंबर तुम नहीं जानते। अपने मोबाइल से ये नंबर डायल करो। हाँ अभय मोहिते, मेरे केबिन में आओ, तुम्हारी याददाश्त दुरुस्त करनी है और तुम्हारे एक दोस्त से भी मिलवाना है। आओ। चलो। ये तुम दोनों अनजान बनने का नाटक बंद करो, हमारे पास सबूत है। ये तुम दोनों के बीच जो चैटिंग हुआ था उसकी प्रिंट आउट है। यहाँ अभय ने साफ साफ पूछा है, क्या तुम तुम्हारे प्रॉब्लम से, मतलब सौरभ से छुटकारा चाहते हो? और तुमने पूछा है कैसे छुटकारा पाऊं। अब साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे चैट रूम्स में कोई अपना असली नाम लेकर नहीं आता, और मुझे सचमुच नहीं पता था कि मैं अभय मोहिते से, मतलब अगर ये अभय मोहिते है तो इनसे बात कर रहा हूँ। और चलिए मान लिया कि मैंने मैसेज किया, ये कैसे डिसाइड हुआ कि मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरा बेटा सौरभ है? अगर तुम कंफ्यूज थे कि सामने वाला तुम्हारा प्रॉब्लम कोई और समझ रहा है तो उसे क्लियर करने की बजाय ये कैसे पूछ लिया कैसे छुटकारा पाऊं? यही नहीं, इस चैटिंग के बाद तुम दोनों में फोन पर भी बातें हुई है बहुत बार। ये देखो, उसके बाद तुम दोनों मिले, अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने प्लानिंग की। दोनों ने एक दूसरे के बच्चे को गायब किया, जिसमें से सौरभ मर चुका है और ऋषभ का पता नहीं। अब साफ साफ बोलते हो या हम बुलवाए? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक दुखी और मजबूर बाप पर इल्जाम लगा रहे हो। 8 साल से हमने सौरभ की किस तरह देखभाल की ये सिर्फ हम जानते हैं। 1 मिनट के लिए उसे अपने आंखों से दूर होने नहीं दिया, क्योंकि हम जानते थे कि वो 1 सेकंड भी अपना ख्याल नहीं रख सकता था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं और मेरी बीवी हम दोनों एक दूसरा एक नॉर्मल बच्चा चाहते थे। सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त 16th वीक में हमें पता चला कि हमारा दूसरा बच्चा भी नॉर्मल नहीं है। मेडिकल कंसेंट से हमने एबॉर्शन करवाया। सर, अब मेरी बीवी तीसरी बार प्रेग्नेंट है। हम दोनों सौरभ के दुख से बाहर नहीं निकले, और ना ही इस डर से कि हमारा तीसरा बच्चा भी पहले दोनों बच्चों की तरह ना हो। आप मुझे समझने के बजाय मुझ पर यह इल्जाम डाल रहे हो कि मैंने ही अपने बच्चे का कत्ल किया। आप अपना फेलियर हम दोनों पर क्यों थोप रहे हो? सर, मैं मानता हूं कि मैंने राजेश को फ़ोन किया था, पर तब मैं इनका नाम और कंडीशन नहीं जानता था। मुझे सिर्फ अपने सॉल्यूशन से मतलब था। जैसे मैंने अपना ट्रांसफ़र पुणे करवाया, वैसे ही ये भी खुद को दूर कर ले, ना कि अपने बच्चे को जान से मार दे। सर, सच कहता हूँ, आज से पहले मुझे इनका असली नाम तक पता नहीं था। कभी बताया ही नहीं, ना मेल में ना फ़ोन पर।
अंदर करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है भोसले। या तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी है या फिर ये दोनों बहुत शातिर है। सर मुझे तो लगता है कि ये दोनों इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ सच उगल देंगे। इसके लिए भी हमारे पास उनके खिलाफ सबूत चाहिए। वो दूसरा बच्चा समीर पवार, उसके बाप का इनसे कोई कनेक्शन निकला? नहीं सर, हमने उसके भी सारे कॉल डिटेल्स और इंटरनेट हिस्ट्री निकलवाई, लेकिन इनके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं निकला। इन दोनों मर्डर्स को लेकर मेरा ऐसा यकीन है ये यहीं पे नहीं रुकने वाला। कुछ और बच्चे भी इसका शिकार होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। पूरा 1 महीना बीत गया, हमारी सरस्वती को गायब हुआ। और तुम पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं खुश हूं या दुखी। बस इतना जानता हूं कि खाने वाला एक मुंह कम हुआ। कैसे पालते थे उसे, तू बस इतना समझ ले कि वो जहां भी होए खुश रहे। भगवान ने तुम्हें माँ का दिल नहीं दिया ना, दिया होता तो पता पड़ता। मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। मैं अब उसका और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आज के आज पुलिस के पास जाऊंगी। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला। सोलापुर के आसपास सेम 3 केस का एविडेंस मिला है। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक नदी में 8 साल के बच्चे की लाश मिली और आंध्र प्रदेश में एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली। दोनों ही बच्चे मेंटली चैलेंज थे। दोनों ही स्टेट में किसी ने भी मेंटली चैलेंज बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, इसलिए पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया। और सर उजनी नदी के डैम एरिया में एक एनजीओ ने मेंटली चैलेंज बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। वो बच्चा अकेला था, कोई रिश्तेदार नहीं था, सड़कों पर घुमा करता था, इसलिए वही एनजीओ उसकी देखभाल करता था। इसका मतलब 7 मासूम बच्चे इस चुंगल में फंसे हैं। भोसले, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और नदी के एग्जैक्ट लोकेशन लो जहां ये डेड बॉडीज मिली है। यस सर। और एक बात, मुझे महाराष्ट्र के सारे नदियों के मैप्स चाहिए। नदी के इस रूट में काफी कुछ छुपा हुआ होगा। पता नहीं कितने मासूम बच्चे शिकार हुए हैं और कितने होने बाकी है। ओके सर। ये वो 7 पॉइंट्स है जहाँ बच्चों की लाशें मिली थी। भीमा नदी का रूट यहाँ से महाराष्ट्र से कर्नाटक होकर आंध्र प्रदेश में और समुंदर को यहाँ मिलते हैं। ये सब बच्चे जिनकी लाशें मिली है वो सोलापुर के थे। नदी के तेज बहाव के कारण यहाँ आंध्र प्रदेश में मिले। जिसने भी कत्ल किया है उसने मार के उन्हें नदी में डाला होगा। ये कातिल नदी का बहाव और नदी के बारे में सब कुछ जानता है। हमने इस केस से जुड़े हर शख्स से बात कर ली है, बस एक को छोड़ के। क्या हुआ साहब? आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ। आप वो पवार का बच्चा समीर पवार की देखभाल करते थे ना? जी साहब। अच्छा, आपने वो काम समीर गायब होने से पहले छोड़ा था या बाद में छोड़ा था? मैंने काम नहीं छोड़ा साहब, वही मेरे को निकाल दिया। मेरे आने तक तो समीर बाबा उधर ही था, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं साहब। मतलब तुम्हें पता नहीं है समीर मर चुका है? उसी दिन पता चला साहब, जिस दिन मैं बचा हुआ पगार लेने गई थी। पवार साहब ने खुद मेरे को बोला, बहुत मासूम बच्चा था साहब, बाप का ध्यान ही नहीं था उसकी तरफ। अच्छा, आप काम छूटा है तो गुजारा कैसे चलता है तुम्हारा? काम तो किधर ना किधर मिल ही जाएगा साहब। मैं चलूं, मेरे को देर हो रही है।
तुम वो गोदावरी को कैसे जानती हो? कौन गोदावरी साहब? जिसके साथ अभी बात कर रही थी। अच्छा, वो तय के बारे में पूछे? हाँ। वो मेरे को मोहिते साहब के यहाँ ऋषभ बाबा का आया का काम दिलाई थी। मतलब वो तब से पहचान है उसकी। वो यही काम करती है ना, मतलब औरतों को आया का काम दिलाती है और कमीशन लेती है। मतलब सोलापुर में जितने ऋषभ जैसे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके पास आया को ये गोदावरी बेचती है। हाँ साहब। ठीक है, जाओ तुम। हाँ। भोसले, इस गोदावरी पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों के नहीं, सभी बच्चों के किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ ना कुछ तो पता है, क्योंकि इन सभी घरों में आया को उसी ने भेजा है। गोदावरी का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इस केस के साथ। इसका मोबाइल ट्रैकिंग पे ले लो और 24 घंटे उस पर नजर रखना। हाँ, ओके सर। सर, बच्चों के बारे में गोदावरी को यही प्यून इन्फॉर्मेशन देता है। ये मेंटली चैलेंज बच्चों के स्कूल में काम करता है। जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब, वो मेरे को बोली थी कि वो उन बच्चों को आया दिलाने का काम करती है। अगर मैं उनको उस बच्चे का नाम और एड्रेस दूंगा तो वो मेरे को पैसा देगी। आज तक कितने लड़कों का नाम दिया तूने उसे? टोटल बोले तो 6 साहब, 5 लड़के और 1 लड़की। इसका मतलब एक लड़की भी है जिसका हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जितनी भी लाशें मिली वो सब लड़कों की थी। सर, इस गोदावरी का एक अफेयर भी है, वो भी अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ। ये देखिए सर, ये लड़का, वो जब भी गोदावरी को मिलने के लिए आता है तो काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। जब हमने प्यून के पास इस लड़के के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि ये तो मालूम नहीं साहब कौन है, पर दोनों का चक्कर चल रहा है ये पक्का है। उनकी जेब भी भारी है और बहुत खर्चा करते हैं साहब। गोदावरी और उसके आशिक को उठाने का टाइम आ गया है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है उनके खिलाफ। सर आइए। सर, इनकी 8 साल की बेटी 1 महीने से लापता है और वो भी सर वैसी ही बच्ची है। आइए बैठिए। कहाँ से गायब हुई आपकी बेटी? उसके स्कूल से साहब, छुट्टी होने के टाइम में उसको लेने को गई, लेकिन मेरी सरस्वती मेरे को वहां नहीं मिली साहब। कमाल है, 1 महीना हुआ बेटी गायब हुए, आज आपको होश आया है? साहब, इसका गलती नहीं है, गलती मुझसे हुआ। जूता मारो मुझको साहब। ये तो रोज रोती थी यहाँ आने के लिए। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, और ऐसे बच्चे को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसको अपने पास बुला लूं, और जब वो गायब हुई तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरा दुख सुन लिया। इस औरत को कभी तुम दोनों ने देखा है? नहीं साहब। किसको? हाँ साहब, साहब ये मेरे घर आया था साहब। घर आया था? क्यों? पीछे। धन्यवाद। बैठिए। मेरा नाम अविनाश है। मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, मतलब एक ऐसी संस्था जो ऐसे बच्चों की मदद करती है, इनके दुख दर्द को समझती है। हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों के खर्च और इनकी जिम्मेदारियां उठाना कितना मुश्किल है, और आप जैसे गरीब लोगों के लिए तो और भी मुश्किल है। लेकिन इंसान के रूप में ही तो भगवान आते हैं, और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ऐसे बच्चों के दुख दर्द को बांट रहा है। तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? बहुत नेक इंसान है वो, सबकी मदद करते हैं। आप बस सरस्वती को उनके पास जाने दीजिए, फिर वो इसका लिखना पढ़ना, इसका पहनना, खाना पीना, सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, और आपका भी बोझ कम हो जाएगा। बस आप सरस्वती को उनके पास जाने दीजिए।
ऐसे कैसे किसी को अपनी बच्ची देती है साहब? मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया साहब। तुम्हारे मना करने के कितने दिन बाद सरस्वती गायब हुई? साहब 4-5 दिन बाद साहब। भोसले, गोदावरी और उसके समाज सेवक आशिक को उठा के ले आओ। ओके सर। साहब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं अविनाश ने उन बच्चों के साथ किया क्या। वो तो मेरे को बोला कि कोई बहुत भला आदमी है जो ऐसे बच्चों को पालता है, तो मेरे को ऐसे बच्चों के एड्रेस बता देगी तो तेरे को भी कमीशन मिलेगा साहब। फिर साहब मैंने जिधर जिधर आया भेजी थी वो एड्रेस उसको दे दी। उसने और मांगा तो मैंने स्कूल के प्यून को पटाई, फिर उसने मुझे वो एड्रेस देना शुरू किया, फिर मैं उसको देती थी साहब। गोदावरी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सोशल वर्क करने वाला भला आदमी बच्चों के बदले तुम्हें पैसे क्यों दे रहा है? तुम क्या सोचोगी कमीशन के साथ तुम्हें आशिक जो मिल गया? खुद बोलेगा या हम बुलवाएं? भोसले, मैं बताता हूँ साहब, बताता हूँ। एक आदमी है साहब जिसे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे चाहिए थे और मैं ऐसे बच्चे किडनैप करके उसे देता था साहब, और उसके बदले वो बहुत अच्छे पैसे देता था साहब। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? साहब नाम, एड्रेस, नंबर मुझे कुछ नहीं पता साहब। उसने अपनी पहचान मुझसे कभी नहीं बताई साहब। हर अमावस्या और पूर्णिमा से पहले मुझसे वो एक बच्चा लिया करता था साहब। उसे 7 लड़के चाहिए थे साहब। पिछले अमावस्या को मैं उसे एक लड़का नहीं दे पाया, कोई किडनैप करने के लिए नहीं मिला साहब। कल भी पूर्णिमा है, क्या कल के लिए भी तूने उसे कोई बच्चा दिया है? साहब उसे कुल 8 बच्चों की जरूरत थी। लास्ट पूर्णिमा के लिए उसे एक लड़की की जरूरत थी साहब, पर मैं वो लड़की 1 महीने पहले उसे किडनैप करके दे दिया था साहब। मतलब सर सरस्वती माँ ने अब तक जिंदा है? इससे पहले वो भेड़िया उस बच्ची को अपना शिकार बनाए, हमें उसे बचाना चाहिए। तूने देखा है ना उसे कैसे दिखता है वो? देख, उस बच्ची को बचाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर तूने गलत हुलिया बताया ना तो वो जब पकड़ा जाएगा तुम्हारा जेल में रहने के लिए इंतजाम अभी कर देता हूं मैं, समझे? बता जल्दी। ये जी साहब, यही है वो आदमी। भोसले, टाइम बहुत कम है, इसे पकड़ने के लिए मोबाइल ट्रैकर की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। सिग्नल यहीं का दिखाई दे रहा है, यहाँ से करीबन 10 मीटर की दूरी पर। चल उठ जा। अरे उठना, अरे उठना, चल उठ। बहुत गहरी नींद में सोने वाली है तू आज। उठ उठ। सर सिग्नल की स्ट्रेंथ पूरी आ रही है, इसका मतलब है वो लोग पक्का यहीं पर है। ठीक, बैटरी बंद करो, चलो। पोजीशन लो। हैंड्स अप। ले जाओ। जा खड़े रह। इतने सारे बच्चों को क्यों मारा तुमने? एक अच्छे तंदुरुस्त संतान की प्राप्ति के लिए, जो सौरभ की तरह हम पर बोझ ना बने। बस कि डॉक्टर ने भी जवाब दिया था कि अब
सारे बच्चे ऐसे ही पैदा हो। और ये तंदुरुस्त बच्चा पाने का तरीका किसने बताया तुमने? मेरी बीवी ने। ये मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई। इसने कहा कि कोई पिछले जन्म का शाप है मुझ पर। उसने बताया कि अगर मैं 4 अमावस और 3 पूर्णिमा को एक ऐसे ही बच्चे की बलि दूं और 4थे पूर्णिमा को एक बच्ची की बलि चढ़ाऊं तो मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। हमें अच्छे और तंदुरुस्त बच्चे की प्राप्ति होगी। इसके बहुत जिद करने के बाद ही मैं ये सब करने के लिए मान गया। और तुमने अविनाश से बच्चे किडनैप करवाए, लेकिन उसने तो तुम्हें 6 लड़के दिए थे। ये 7वां बच्चा कहां से आया? वो मेरा बेटा सौरभ था। सिर्फ एक बच्ची की बलि बाकी। अगर आप लोग हमें नहीं पकड़ते तो वो भी पूरी हो। अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ाई तुमने? तुम लोग इंसान नहीं हो और यहां बाहर रहने के लायक नहीं हो। भोसले, इन्हें इनके असली जगह पहुंचाओ। हमारे संविधान में हर नागरिक के पास समान अधिकार हैं, लेकिन जब भी कोई सामान्य से अलग दिखने वाला सामने आता है तो या तो मन में दया भाव उमड़ते हैं या फिर घिन आती है। सामान्य आदमी ऐसे लोगों पर समानता का अधिकार वर्जित समझता है और इसके परिणाम घातक होते हैं। इंसान अपने ही बच्चों को खा जाता है और जानवर से भी बदतर श्रेणी में पहुंच जाता है। और यही किया था राजेश और उसकी पत्नी ने अपने और दूसरों के मासूम बच्चों के साथ। राजेश शिर्के को 7 बच्चों के कत्ल के लिए, राजेश की पत्नी को जुर्म को उकसाने के लिए और उसमें भागीदार होने के लिए, और अविनाश को बच्चों को अगवा करने के लिए कड़ी सजा हुई। इंसान आज भी अंधविश्वास, अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या जैसी विकृतियों का गुलाम है। इंसान और समाज को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी आजाद होने की जरूरत है, और तभी पूरा होगा हर व्यक्ति और देश का पूर्ण स्वराज का नारा। मानसिक रूप से असहाय 7 बच्चे इसी दरिंदगी का शिकार बने आजाद हिंदुस्तान में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।